Hello, good morning everyone. Welcome to the online platform of SV Academy. This is the video related to 8th class Social Science Political Chapter number 4th Understanding Laws. पहले हमने इन 3 चैप्टर के अंदर कवर किया कि किस तरह से हमारा जो लॉ है या हमारे यहाँ पे एमएलए किस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से वर्क करता है। इस तरह से हमने काफ़ी सारी चीज़ें, पार्लियामेंट के बारे में भी हमने पढ़ा, किस तरह से हमारी पार्लियामेंट है वो चलती है, किस तरह से एमएलए वर्क करते हैं। अब हम लॉ के बारे में समझते हैं कि हमारा लॉ किस तरह का है और किस तरह से वर्क करता है। यू मे बी फैमिलियर विद सम लॉ सच एज दोज दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम में जैसे लॉज काम करते हैं, एज जो है उसके लिए पर्सन जो है वो को वोट कर सकता है, वो उसके लिए भी एज डिसाइड की गई है। परहैप्स इवन द लॉ डीलिंग विद बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी को ख़रीदना है, बेचना है, उसमें भी लॉ काम करते हैं। वी नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉ। डू दिज लॉज अप्लाई टू एवरीवन। क्या प्रत्येक बंदे के लिए लॉ फॉलो होते हैं? हाउ डू न्यू लॉ कम इनटू बीइंग। किस तरह से नए लॉ भी आते हैं, यानी कि नए कानून बनते हैं। कुड देयर बी लॉ दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल, जो पॉपुलर नहीं है या जिसमें कंट्रोवर्सी रही है, मतलब कि उसमें विवाद रहा है। व्हाट शुड वी एज सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेज। हम इन सर्कमस्टेंसेज में जो सिटीजन हैं हम क्या कर सकते हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं। डू लॉज अप्लाई टू ऑल। क्या जो लॉ होते हैं, कानून होते हैं, वो प्रत्येक पर्सन के लिए अप्लाई होते हैं। रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपके अब फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके आंसर देने हैं। ए गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन टू गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन ए 10 ईयर जेल सेंटेंस बाय ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ए क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड। देखो, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो हेल्प कर रही है अपने बेटे की कि वो, क्योंकि उसको छिपाने की, क्योंकि उसका जो बेटा है उसको 10 साल की जेल सेंटेंस दे दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, क्राइम के लिए उसको कमिट कर दिया गया है। गवर्नमेंट जो लॉ है उसने सुना दिया है। तो एक प्रकार से ये बिल्कुल होना चाहिए, ये तो सुना दिया गया तो उसको पालना करनी पड़ेगी। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन वर राइट। क्या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल का एक्शन है वो राइट है? बिल्कुल राइट नहीं है। शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली पॉलिटिकली पावरफुल। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो लॉ है वो प्रत्येक पर्सन के लिए होने चाहिए, जैसे कि चाहे पुअर हो, चाहे आप रिच हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप जज हो, चाहे आप चीफ जस्टिस हो, चाहे आप प्रेसिडेंट हो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप चीफ मिनिस्टर के बेटे हों, चाहे आप कोई भी हो, एवरी पर्सन के लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ एवरी पर्सन इज इक्वल टू द आइज ऑफ लॉ। सो दैट्स वाई सब पर्सन के लिए इक्वल राइट हैं। अगर ऐसा होता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। द अबव इज ए क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ। ये एक वायलेशन है लॉ का। इसमें क्या है कि हिंसात्मक चीज़ें दिखाई गई हैं। एज यू रेड इन यूनिट फर्स्ट, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्री दैट शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन द इंडिपेंडेंट। किसी के साथ में इंडिया के अंदर कोई भी गलत यूज नहीं करेगा पावर का। दे देयरफॉर इंस्टीट्यूट सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टेब्लिश द रोल ऑफ लॉ। जो रूल बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वो दैट ऑल पर्सन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। पर पर्सन जो है लॉ के सामने बिल्कुल एक जैसा है, किसी के साथ में डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव नहीं होना चाहिए। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। कोई भी जो हमारा लॉ है किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे या जेंडर के बेस पे कि आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी जेंडर से, चाहे आप गर्ल हो या बॉयज हो, चाहे आप ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो। व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। प्रत्येक पर्सन के लिए अप्लाई हो, जो रूल है वो इक्वली अप्लाई हो। कोई भी बंदा जो है लॉ से ऊपर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देती है तो वो लास्ट डिसीजन होना चाहिए। नीदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल नोर ए वेल्दी पर्सन नोर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ। यहाँ तक कि ना तो गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना ही कोई वेल्थी पर्सन जो अमीर है, ना ही प्रेसिडेंट जो कंट्री का है वो लॉ से ऊपर है। एनी क्राइम और द वायलेशन ऑफ द लॉ एज ए स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज ए प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी स्टेब्लिश। यानी कि प्रत्येक पर्सन को स्पेसिफिक जो भी पनिशमेंट है वो मिलनी चाहिए। एज वेल एज द प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन, चाहे उसने यानी कि जो पाप किया है, जो गलत काम किया है वो स्टेब्लिश की गई है। बट वो इट ऑलवेज लाइक दिस। कैसा होता है इन एंशिएंट इंडिया, पुराने टाइम के अंदर देयर वर इनन्यूमरेबल एंड द ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉ जो थे, मतलब वो यानी कि राज करते थे। डिफरेंट कम्युनिटी एंजॉय डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉ। इस लॉ के अंदर जो पुराना सिस्टम था उसमें हर बंदे को डिफरेंट कैटेगरी के आधार पर, डिफरेंट डिग्री के बेस पे उसको जज किया जाता था।
सो अमंग देयर ओन यानी कि अपने बेस पे, जैसे कि सम केसेज द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड, मतलब कि जो कास्ट का उनका बैकग्राउंड था, किसी ने चाहे दोनों लोगों ने सेम क्राइम कमिट किया है लेकिन उनका कास्ट बैकग्राउंड अलग है तो उनको डिफरेंट टाइप का जो पनिशमेंट था मिलता था, विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्सली पेनलाइज, उनको बहुत ही ज़्यादा हार्सली यानी कि बुरा व्यवहार इनके साथ किया जाता था। दिस स्लोली बिगन टू चेंज एंड एज द सिस्टम ऑफ द लॉ बिगन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मतलब कि इंग्लैंड के जो लोग थे उन्होंने हमारे इंडिया पे राज किया था, उसको कॉलोनी बना रखा था, इसलिए उसे कॉलोनियल पीरियड कहा जाता था। लाइक दैट इफ़ ए पावरफुल कंट्री डोमिनेट ऑन द पुअर कंट्री दैट इज कॉल्ड कॉलोनी। तो अनदर एग्जाम्पल ऑफ द ब्रिटिश arbitrariness was the Revolt Act, which allowed the British government to imprison people without ड्यू ट्रायल, मीन्स बिना किसी रोलेट एक्ट हुआ था 1919 के अंदर, जब अमृतसर में जलियांवाला बाग होता उससे पहले की बात है। तो इसके अंदर रोलेट एक्ट के अंदर क्या है, बिना किसी रीजन के, बिना किसी डाउट के भी किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, ओनली डाउट के बेस पे ही। इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी वर वेमेंट इन देयर ऑपरेशन टू द रोलेट बिल्स। रोलेट बिल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने सबने यानी कि जो है मूवमेंट किया। डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ द प्रोटेस्ट, इतना प्रोटेस्ट होने के बावजूद रोलेट एक्ट कैम इनटू इफेक्ट ऑन द 10th मार्च 1919 के अंदर ये इफेक्ट में आया। इन पंजाब प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट कंटिन्यू क्वाइट एक्टिवली ऑन अप्रैल 10 टू लीडर्स दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट के अंदर 2 लीडर ने भाग लिया, डॉक्टर सत्यपाल एंड द डॉक्टर सैफुद्दीन किचली वॉज अरेस्टेड, वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया। टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट, उनको उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था उनको अरेस्ट किया गया। ए पब्लिक मीटिंग वॉज हेल्ड इन द 13 अप्रैल एट द जलियांवाला बाग इन अमृतसर के अंदर 13 अप्रैल को ये मीटिंग हुई। जनरल डायर एंटर द पार्क विद हिज ट्रूप्स, अपनी टुकड़ियों के साथ में वो एंटर हो गया जलियांवाला बाग में। दे क्लोज द ओनली एग्जिस्ट एंड विदाउट गिविंग एनी वार्निंग जनरल डायर ऑर्डर द ट्रूप्स टू फायर, मतलब कोई एग्जिस्ट वहाँ पे नहीं था, एग्जिट नहीं था, मतलब कोई बाहर निकल नहीं सकता था। इस वजह से जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। सेवरल हंड्रेड द पीपल डाइव इन द गन फायर एंड मैनी मोर वर वुंडेड इंक्लूडिंग वीमेन एंड द चिल्ड्रन, चाहे उसके अंदर बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे, चाहे वो वीमेन हो चाहे बच्चे हों। दिस पेंटिंग शो ट्रूप्स फायरिंग ऑन द पीपल ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसकर, बहुत ही ज़्यादा बुरा था। अगर आपने बात करें जलियांवाला बाग मैसकर की तो उसके अंदर कहते हैं 379 पीपल मारे गए थे और 1200 पीपल हैं वो वूंड हुए थे। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द कांग्रेस ऑफिशियल न्यूज देयर आर 1000 पर्सन वर किल्ड एंड 1500 persons आर wounded on that particular meeting because they don't know that the general Dyer give the order to all his troops to fire on that particular place. There have no exit, so that's why the people of India who are innocent have gone died. तो बहुत बड़ा मैसेकर था ये, बहुत ज़्यादा बुरा था। It is often believed that it was the British colonialists who introduced the rule of law in India. इंडिया के अंदर अपने रूल लेके आए थे। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड, हिस्टोरियन जो थे उनके अलग अलग क्लेम थे, इस पर विवाद भी रहा था। 2 of which इंक्लूड फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्रेरी, मतलब गलत थे, मतलब सब नहीं थे। एंड सेकेंड द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। वन एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रेनस दैट द कंटिन्यू द एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इन द सेडिशन एक्ट 1870 के अंदर एक सेडिशन एक्ट बना था। द एक्ट ऑफ द सेडिशन वॉज ब्रॉडली अंडरस्टूड विद दिस एक्ट, इससे समझा जा सकता है कि एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। अगर उनको कोई क्रिटिसाइज करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी पूछे ही उसको डायरेक्ट जेल में डाला जा सकता है। इतना बड़ा विवाद था ये सेक्शन जो सेडिशन एक्ट बना था। इंडियन नेशनलिस्ट बिगन प्रोटेस्टिंग एंड द क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेरी यूज ऑफ द अथॉरिटी बाय द ब्रिटिशर्स। इस तरह से जो प्रोटेस्ट और क्रिटिसाइज किया जाता था ब्रिटिश लोगों ने इसका यूज किया अपनी अथॉरिटी का। दे ऑल्सो बिगन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड द वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम ए सेट ऑफ द रूल्स दैट दे वर फोर्स टू ओबे, उनको जो फोर्स करना पड़ता था उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ भी उठाई इंडियन लोगों ने। टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ द जस्टिस बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगन इमर्जिंग एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट। अब वो भी रिस्पेक्ट की मांग करने लगे इंडियन लोग कि हमें भी कॉलोनियल के अंदर क्या है रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। दे बिगन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ इंडिया के लोगों को यानी कि लीगल राइट मिल सके। इन 1885 के अंदर कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट हुआ था
उसको फाउंड करने वाले थे एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। उसके बाद में हमारे लोगों को क्या है, प्रायोरिटी मिलने की उन्होंने बात की कि डिफेंड होना चाहिए इंडियन लोगों को भी। इंडियन जजेज ऑल्सो बिगन टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन द मेकिंग डिसीजन लेने में इंडियन जो जजेज थे उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देयर वर सेवरल वेज इन द विच इंडियन प्लेड ए मेजर रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब कॉलोनियल पीरियड के अंदर सब ने उसका मूल्यांकन किया, मतलब उसको चेकआउट किया कि रोल क्या है, इंपॉर्टेंट रोल इंडियन लोगों का बनना चाहिए। विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन होने के बाद में द डॉक्यूमेंट सर्व एज द फाउंडेशन ऑन द विच आवर रिप्रेजेंटेटिव बिगन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री के लिए लॉ बना सकते हैं। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉ एज वेल एज द अमेंडिंग एग्जिस्टिंग वंस, मतलब अलग अलग बनाते हैं। इन योर क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट 2005 में बना, जिसके अंदर क्या है, जो सन्स और डॉटर हैं उनकी जो मदर है उनको इक्वल राइट शेयर फैमिली के मिल सकते हैं, मतलब फैमिली प्रॉपर्टी का अधिकार है। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशंस एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, सबको यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिले। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट ए न्यू लॉ इज नेसेसरी, किस तरह से नए लॉ बनने चाहिए। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन में, आप इसके बारे में पढ़ोगे। The word arbitrary has been used earlier in this book. You have read what the word means in the glossary of chapter 1st. The word sedition has been included in the glossary of the chapter. The read of the glossary description of the both word and answer the following questions. इस क्वेश्चंस के आपको आंसर देने मैंने आपको बता भी दिया कि जो इसके अंदर क्या, जो अत्याचार जो किया जाता है उनके खुद के रूल रेगुलेशन, जो सेडिशन एक्ट बनाया गया था उसमें भी हमने पढ़ा था। स्टेट वन रीजन वाई यू थिंक द सेडिशन एक्ट 1870 वॉज द आर्बिट्रेरी, बिल्कुल कैसे कह सकते हो आप। व्हाट वे डज द सेडिशन एक्ट 1870 कॉन्ट्राडिक्ट द रूल ऑफ लॉ। उसके अंदर क्या है, कोई भी पर्सन है, कोई भी क्या है, किसी के जो ब्रिटिश रूल था उसके ऊपर क्या है अत्याचार नहीं कर सकता था। ब्रिटिश रूल पे कोई अत्याचार करेगा, अगर ऐसा करेगा तो ब्रिटिश रूल जो है वो उनको सज़ा देगा, ब्रिटिश लोग हैं उनको सज़ा देंगे, और क्या है बिना किसी ट्रायल के उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट कर दी थी, जिस वजह से प्रॉब्लम है वो हो रही थी। देखिए आर्बिट्रेरी हमने पढ़ा भी था, देखिए व्हेन नथिंग इज फिक्स्ड एंड द इंस्टेड लेफ्ट टू वन जजमेंट ऑफ चॉइस, दिस कैन बी यूज टू रेफर द रूल दैट आर नॉट फिक्स्ड, जो फिक्स नहीं है और डिसीजन जो है वो किसी बेसिस पे ना लिए जाए, वो खुद ही मनमाने ढंग से जिसको कहते हैं वो डिसीजन लिए जाते हैं। ये प्रॉब्लम यानी कि हमें देखने को मिली थी इंडिया के अंदर, इस वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तभी उन्होंने कहा कि जो आर्बिट्रेरी है जो उसमें यानी कि बनाया गया है तो वो एक गलत रूल था जो इंग्लिश लोगों का बनाया हुआ था, जिसका इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था। हाउ डू न्यू लॉ कैम अबाउट, किस तरह से नए लॉ बनते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग, पार्लियामेंट का लॉ बनाने में इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके लॉ है उसको पास करने के लिए क्या है मेजोरिटी से बिल पास करते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ द हाउसेज हैव साइन टुगेदर। अगर राज्यसभा साइन ना करे तो पास नहीं होता। देयर आर मैनी वे थ्रू विच दिस टेक प्लेस एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी दैट रेज द नीड ऑफ ए पर्टिकुलर लॉ, मतलब उनको नीड होती है तभी वो कहते हैं। एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव to the problem faced by the people. Let us read the following story to understand how issue of the domestic violence was brought to the attention of parliament. किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का जो रूल था वो हमारे पार्लियामेंट के सेशन में आया, एंड द प्रोसेस अडोप्टेड फॉर द इशू टू बिकम लॉ, उसके बाद में कैसे जो लॉ बनाने की पावर दी गई। SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट, फ्यूचर पर के बारे में ध्यान रखते हुए उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डोमेस्टिक वायलेंस रेफर टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कोज बाई एन अडल्ट मेल। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है घरेलू हिंसा जो रेफर की गई है, जैसे कि किसी को इंजरी हो जाए, मतलब किसी को मारा जाए, हार्म नुकसान पहुंचाया जाए, थ्रेट डराया जाए, इंजरी हार्म नुकसान हो जाए उससे, चाहे वो मेल द्वारा हो। यूजली जो हस्बैंड है वो क्या अपनी वाइफ के अगेंस्ट करते हैं। इंजरी में भी कोज बाय द फिजिकली हो सकता है, मारा जा सकता है वीमेन को, और वो इमोशनली उसको अब्यूज़ किया जा सकता है। अब्यूज ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूडेड वर्बल, मतलब कि उनके साथ में किस तरह से बोलकर सेक्सुअली किया जा सकता है, इकोनॉमिक अब्यूज़ किया जा सकता है, जैसे कोई दहेज नहीं लेके लेडी तो उसके खिलाफ। द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर बना, एक्सटेंड किया गया द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वीमेन हु लिव और हैव लिव टुगेदर, जो रह रहे हैं साथ में, शेयर्ड हाउस होल्ड उनका साथ में रहना है, विद द मेल मेंबर्स हु इज परपरेटिंग द वायलेंस, जो वायलेंस करते हैं उनके अगेंस्ट ये लॉ बनाया गया, जिसमें प्रत्येक वीमेन को ये राइट मिला कि वो उनके अगेंस्ट है वो आवाज़ उठा सकते हैं। उसी को डोमेस्टिक वायलेंस कहा गया। उसकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर ये जब नया लॉ था जो दोनों हाउसेज द्वारा इसके एग्रीमेंट को पास किया गया, तब जाके ये लॉ है वो पास हुआ। 2005 में इसको एक प्रायोरिटी मिल गई जो पार्लियामेंट द्वारा यानी कि एक इफ़ेक्ट में आया था, अदरवाइज़ ये इफ़ेक्ट में आता ही नहीं। सो
आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको चैप्टर को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ और, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है उसके कुछ एडिशनल क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊँगा, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू।